गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और 4 लेक्चर हो चुका है हम लोग का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ढेर सारा क्वेश्चन मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, 11th क्लास भी और 12th क्लास भी। ये फिजिक्स का भी टॉपिक है और केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, 11th में भी पढ़ना है और 12th क्लास के लिए पढ़ना है, मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिजल्ट। सो रिजल्ट में लेक्चर 1, 2, 3, 4 फाइनल। आज कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 5 और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हर लेक्चर में कुछ न कुछ मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। इन सब में भी मैंने आपको डायोड के बारे में, ट्रायोड के बारे में, आपको स्टडी प्लानिंग के बारे में मैं स्टोरी सुनाया था आपको। सो आज भी मैं स्टोरी सुनाऊंगा। सिंपल स्टोरी, स्टोरी छोटा सा है बट मैसेज बहुत बड़ा है। स्टोरी है एक गांव में एक छोटा सा किसान, ठीक है। छोटा सा घर था उसका और घर के बगल में छोटा छोटा प्लॉट। हम लोग भी गांव में जाते हैं तो गांव में अपने घर, मैं अपना भी घर देखता हूँ तो घर के बगल में छोटा सा जो प्लॉट रहता है उसमें हम लोग खूब सारा सब्जियां उगाते हैं। सारा सब्जी जो है वही घर के बगल का जो प्लॉट रहता है उसमें सब्जी है, कुछ फ्रूट्स भी लगा देते हैं पेड़, वहाँ से जस्ट तोड़ करके घर पे ले आते हैं। तो वैसे ही किसान का एक छोटा सा घर था और घर के बगल में एक छोटा सा प्लॉट था जिसमें वो फूल, पत्तियाँ, सब्जियाँ, ये सब सारा आपको फ्रूट्स लगाया करता था। एक बार उसके खेत में भुट्टा, स्वीट कॉर्न, हम लोग खाते हैं स्वीट कॉर्न, ठीक है। तो स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। खेतों में जस्ट बगल के घर के बगल के खेत में स्वीट कॉर्न लगाया और बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। ढेर सारा स्वीट कॉर्न हुआ। तो स्वीट कॉर्न जब एकदम पक गया, वो लोग सब किसान के बच्चे खाते, पका करके खाते। और जब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया तो सोचा किसान कि चलो ऐसा करते हैं, इसको लेकर के शहर में बेच आते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो झोला लिया किसान, झोले में पूरा स्वीट कॉर्न भर लिया, भर करके अब शहर की तरफ निकला कि शहर की तरफ जाकर बेच लेंगे, कुछ पैसे आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया था खेत में। अब वो गांव से शहर की तरफ जाने लगा और गांव से शहर की तरफ जाने का रास्ते में छोटा मोटा जंगल पड़ते रहता था, ठीक है। तो वो जंगल के रास्ते से क्रॉस कर रहा था, अचानक आंधी तूफान, खूब तेज बारिश होने लगा। जंगल में फंसा हुआ किसान एक खूब घना सा पेड़ देखा, पेड़ के नीचे जा कर के वो बैठ गया। झोले में स्वीट कॉर्न रखे हुए था, साइड में रख दिया, वेट कर रहा था कि बारिश रुके तो आगे जाऊंगा। खूब बारिश, एकदम घना बादल छाए हुए है और वो बैठा हुआ पेड़ के नीचे किसान, और उधर जंगल में से एक मोर निकला, खूब सुंदर सा मोर, ठीक है। वो बारिश, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी और मोर बारिश में अपना पूरा पंख फैला के खूब नाच रहा था। किसान पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख रहा है कि खूब सुंदर सा मोर निकला है और मोर निकल के खूब नाच रहा है, ठीक है। मोर भी देखा कि किसान बैठा हुआ पेड़ के नीचे। मोर नाचते नाचते किसान के पास आ गया। अब किसान से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो किसान बोला कि मेरे घर में स्वीट कॉर्न हुआ था, ढेर सारा स्वीट कॉर्न हो गया था, वो स्वीट कॉर्न को मैं शहर ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। ये झोले में मैंने भर के स्वीट कॉर्न रखा हुआ है, शहर में बेचूंगा। तब मोर बोला कि स्वीट कॉर्न बेचोगे, पैसे मिलेंगे? तो बोला हाँ। तो बोला कि पैसे का क्या करोगे? तो किसान बोला कि मेरे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों ने बोला कि पापा जब स्वीट कॉर्न बेच करके पैसा मिलेगा उससे शहर से ना मोर का पंख खरीद के लाना। बच्चों को मोर का पंख बड़ा अच्छा लगता है, खूब खेलते हैं बच्चे। तो मोर सोचने लगा, तुम शहर जाओगे, स्वीट कॉर्न बेचोगे, बेच करके पैसे मिलेगा, वहाँ से मोर का पंख खरीदोगे। और मोर अपने पीछे देख रहा है कि मेरे पीछे तो लाखों ऐसे पंख हैं, बहुत सारे पंख हैं, ठीक है। तो वो मोर बोलता है कि ऐसा करो कि तुम स्वीट कॉर्न ना मुझे दे दो, ठीक है, और बदले में तुमको मोर का पंख चाहिए। तो लो, मैं मोर का पंख अपना निकाल के 10 पंख उसको दे दिया, बदले में स्वीट कॉर्न दे दिया किसान। किसान भी खुश हो गया कि चलो मुझे शहर नहीं जाना पड़ा। मोर भी बड़ा खुश हो गया, अरे मेरे पास तो लाखों पंख है, 10 पंख दे दिया तो क्या हो गया, मुझे खाने के लिए इतना सारा स्वीट कॉर्न मिल गया। मोर भी खूब खा के एकदम मस्त हो गया, किसान भी एकदम मस्त हो गया, चला आया गाँव पे। जाते जाते मोर ने उसको बोला कि फिर स्वीट कॉर्न कब लाओगे? तो किसान बोला कि ले आऊँगा कल।
अब मोर कल वेट करने लगा पेड़ के नीचे कि किसान स्वीट कॉर्न लाएगा, बदले में मुझे क्या देना है, 10 पंख देना है। 10 पंख निकाल के दे दिया। ये चीज़ें चलते रहा, 1 महीने तक चलते रहा। मोर पेड़ के नीचे बैठ करके वेट करते रहा, किसान स्वीट कॉर्न लाता, स्वीट कॉर्न उसको देता, मोर बैठे बैठे खाता, बदले में पंख निकाल के दे देता। बोलता कि मेरे पास तो लाखों पंख है, क्या करना है, 10 पंख निकाल के दे दिया, बदले में मुझे खाना तो मिल रहा है, स्वीट कॉर्न खूब अच्छा सा खाना मिल रहा है। 1 महीने तक चलते रहा। 1 महीने के बाद फिर से किसान जब आया उसी पेड़ के नीचे तो देखा कि मोर उसी पेड़ के नीचे मरा पड़ा हुआ। बस स्टोरी मेरा इतना ही था। मैसेज इतना स्ट्रांग है इस स्टोरी का ना कि देखिए, जैसे बोला जाता है ऐसे कि जैसे आप सोच रहे हैं, आप सोचते होंगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं, बहुत रिच फैमिली से भी हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत सारा प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ रखा है और मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे घर तो इतना सारा प्रॉपर्टी है, मेरा इतना बंगला है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे फादर ने मेरे लिए बनाया है, मुझे क्या करना है, मुझे क्यों पढ़ना है, मैं तो अपनी लाइफ अपने फादर के प्रॉपर्टी से ही इंजॉय कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक नेचर का सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास सोने का महल हो, सोने का महल हो और आप उस महल में सोच रहे हैं कि मैं लेट करके सो करके पूरी ज़िंदगी आराम से बिता लूँगा, तो नेचर बोलता है कि सोने का महल आपका बिक जाएगा, 10 साल भी नहीं लगेगा, सोना का महल बिक जाएगा और आपकी भूख नहीं मिटेगी। नेचर का रूल है। जैसे मोर ने क्या बड़ा मिस्टेक क्या किया, मोर ने सोचा कि मेरे पास तो लाखों पंख हैं, उसमें से 10 अगर मैं पंख दे दूंगा किसान को तो क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, बदले में मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। ये मिस्टेक किया मोर। नेचर का रूल है कि अगर आपको खाना चाहिए तो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आज चाहे आपके पास सोने की महल हो तब भी, अगर आप स्टूडेंट हैं और रिच स्टूडेंट हैं, सोचते हैं कि मेरे फादर के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, इतना सारा ज्वेलरी, इतना घर है, मुझे क्या करना है, तो नेचर आपको जीने नहीं देगा। नेचर का रूल है। नेचर, मोर सोचा कि मेरे पास क्या लाखों पंख है, इतना सुंदर है, 10 दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे पंख निकालते गया, पंख जहां आप बाल है, आपके पास लाखों करोड़ों बाल है, क्या आप बाल को नोच सकते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप बाल कटवाते हैं ना, हेयर कटिंग करते हैं ना, जाके बार्बर जो नाई है उसके पास जाते हैं या घर बुला करके हेयर कटिंग करते हैं, बाल खींचते थोड़ा ना। आप बाल खींचिएगा क्या होगा, उस जगह पे घाव हो जाएगा। मोर ने यही किया। मोर सोचा कि लाखों पंख है, 10 पंख देने में क्या रहता, 10 पंख निकाला, जगह जगह पे घाव होने लगा और मोर 1 महीने भी नहीं रहा। वो सुंदर सा मोर जो जंगल का सबसे सुंदर दिखने वाला, सबसे सुंदर नाचने वाला, वो जस्ट मर गया। तो नेचर का रूल है, ये नेचर का रूल है। ठीक है, आपके लिए भी मैसेज है। आप अगर सोच रहे हैं कि आप सुपर रिच किड हैं, आपके ग्रैंडफादर एंड फादर खूब रिच है, आपके लिए बहुत सारा चीज़ें छोड़ के गए हैं और आप पूरी लाइफ बैठे हुए एंजॉय कर सकते हैं, तो नेचर आपको जीने नहीं देगा। नेचर बोलता है कि खाना चाहिए ना, खाना अगर लाइफ को सरवाइव करना है, काम करना पड़ेगा। अभी कर लीजिए, चाहे आगे करना पड़े, काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब आप बड़े हो जाएंगे, इस स्टोरी को आप ध्यान रखिएगा, आप मन में बिठा लीजिए। जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़े होने का मतलब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब आप बड़े हो जाएंगे और काम करने निकलेंगे, क्योंकि जब आपकी एक अच्छी सी फैमिली होगी और उस फैमिली को सर्वाइव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और जब उस समय 10 साल बाद जब काम करने आप निकलेंगे, काम खोजेंगे, ठीक है, और काम डेली करेंगे, तो उस दिन आपको फील होगा कि दुनिया का सबसे इजी काम क्या होता है। सबसे इजी काम सिंपल, एक पेन पकड़ना, एक कॉपी पकड़ना और जस्ट स्टडी करना, सबसे इजी काम। सबसे बड़ा आदमी उसी से बनता है। ये चीज़ें अभी नहीं रियलाइज होगा, अभी आपको छोटे हैं, अभी आप डिपेंडेंट हैं। पापा ने पैसा दे दिया, पापा ने आपको साइकिल खरीद दी, पापा ने बाइक खरीद दिया, पापा ने मोबाइल खरीद दिया, आप डिपेंडेंट हैं, तो आपको लाइफ लगता है कि बहुत इजी है। जब आपकी खुद की फैमिली होगी और जब आप मार्केट में काम खोजने निकलेंगे या काम करेंगे, बिजनेस करेंगे या कुछ भी काम करेंगे, उस दिन आपको रियलाइज होगा
कि पूरे वर्ल्ड का सबसे इजी काम बस पेन पकड़ना और स्टडी करना। ये अभी नहीं रियलाइज होगा क्योंकि अभी आप डिपेंडेंट हैं। अभी तो सब आपको हेल्प कर रहा है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर सब आपको हेल्प कर रहे हैं। जिनसे पैसा मांगते हैं, जिनसे आप डिमांड करते हैं, सब लोग आपकी पूरी कर देते हैं। बट ये डिमांड टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। आप बड़े हो जाएंगे तो वही लोग आपसे डिमांड करेंगे, और जब उनके डिमांड पूरा करने आप निकलेंगे मार्केट में तो पता चलेगा कि वो बहुत टफ है, काम करना बहुत टफ है। और सबसे इजी वर्ल्ड का सबसे इजी वर्क क्या है? स्टडी। एक पेन पकड़ना, एक कॉपी लिखना और कॉपी पे होमवर्क करना, वर्क करना, जस्ट स्टडी, जिससे आप सुपर रिच बन सकते हैं। तो सिंपल मोरल स्टोरी का यही था आपका कि कितने भी आप रिच रहें, कितने भी आप सुपर रिच रहें, इवन आपके पास सोने का माल और आप उसमें सो के लाइफ गुजारना चाहते हैं तो नेचर नहीं गुजारने देगा। काम करना पड़ता है, और काम करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। और आगे जब करना पड़ेगा 10 साल बाद, तब उस दिन रियलाइज होगा कि मैं कितना बड़ा मिस्टेक किया। जो काम सबसे इजी वर्क का काम था, पूरे वर्ल्ड का सबसे इजी वर्क, वो छोड़ करके मैं कितना टफ काम कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को अभी अगर आप फील करें, अभी रियलाइज करें, तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट। और ये अगल बगल में आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि ये कहानियाँ हैं, कहानी तो बस एक मैसेज होता है आपके लिए। मैं अपने सराउंडिंग अगल बगल, जब आप बड़े हो जाएंगे, चाहे अपने घर के अगल बगल, मैंने देखा एक ने कई एग्जाम्पल देखा है मैंने। जैसे मेरा घर है छोटे शहर में, एक बिहार का ही है, बॉर्डर पे, जैसे यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेरा घर है, ठीक है। तो मैं जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा 7 ईयर 8 ईयर का होऊंगा मैं, तो मैं अपने घर के एकदम सामने में एक नया फैमिली आया। ज़मीन परचेज किया, ठीक है, ज़मीन परचेज किया, उस पर मकान बनाया, खूब सुंदर सा मकान बनाया, ठीक है। मकान बनाते ही, जैसे शहर में उस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी 1-2 घंटे आता था, तो उन्होंने क्या किया कि खूब अच्छा सा मकान बनाया। मकान को मेंटेन करने के लिए जनरेटर खरीदा। उस समय हम लोग एसी जानते भी नहीं थे, सुनते भी नहीं थे, ठीक है। उन्होंने एसी खरीदा, टीवी खरीदा, बहुत सारा जितनी लग्जरी आइटम, गाड़ी खरीदा, ये खरीदा। तो मैं देखते रहता सामने, मैं जस्ट 7 ईयर था, 8 ईयर का, मैं देखते रहता कि उस सर ने एक बहुत अच्छा सा प्लॉट खरीदा, बहुत अच्छा सा मकान बनाया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था तो जनरेटर खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, मतलब जितने भी लग्जरी आइटम, गाड़ी खरीदा, सब कुछ खरीदा। पूछता था पापा से कि पापा ये क्या करते हैं, बड़े ऑफिसर हैं क्या? तो पापा बोलते कि नहीं, वो मुझे बताए बैठ के कि नहीं, ये बड़े ऑफिसर नहीं हैं, ये बड़े सुपर रिच पर्सन हैं, बड़े लोग हैं। तो मैंने पूछा कि कैसे बड़े लोग, कैसे, किसको डिफाइन करते हैं बड़े लोग? सो जस्ट वेट 1 मिनट। यस, तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभी कोई आ गया था, जस्ट डोर नॉक हो गया था। तो मैं एक्चुअली, ये मेरा लाइब्रेरी है, मेरा खुद का अपना लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारा बुक, और ये बोर्ड भी मैंने उसमें लगवा रखा है। तो ये क्लोज रखता हूँ, मैं लाइब्रेरी के गेट को क्लोज लॉक कर देता हूँ जब मैं क्लासेस लेता हूँ। किसी को बहुत अर्जेंट होता है तो सिंपल एक नॉक करता है। तो अभी किसी को मिलना था मुझसे, जस्ट 2 मिनट के लिए, बस मैं फिर लॉक कर दिया। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि मेरे एकदम घर के सामने जो है, एक रिच पर्सन ने एक अच्छा सा प्लॉट लिया, घर बनाया, और शहर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रहता था कि इलेक्ट्रिसिटी आता नहीं था शहर में, तो उन्होंने जनरेटर खरीदा, टीवी लाए, फ्रिज लाए, ठीक है, एसी तक लगवाया उन्होंने, गाड़ी भी खरीदा, ठीक है, कार खरीदा उन्होंने। कार उस समय शहर में 1-2 कार हुआ करता था, ठीक है। बहुत समय, मैं बोला कि बहुत छोटा था मैं, 7 साल या 8 साल का रहा हूँगा मैं, ठीक है। तो मैं अपने पापा से पूछा कि पापा ये लोग ऑफिसर हैं क्या, बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, या तो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस ऑफिसर होंगे, इस रैंक के हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये लोग रिच पर्सन हैं। तो मैंने पूछा कैसे रिच मतलब किसको डिफाइन करते हैं? रिच तो मैं भी हूँ। मैंने बोला आप भी रिच हैं, गांव में ढेर सारा ज़मीन है आपका, खूब सारा खेती होता है, खेती से अच्छे मतलब
अनाज निकलते हैं और आपको भी पैसा आता है, रिच तो आप भी हैं, तो वो आपने क्यों नहीं ऐसे लगाया, आप क्यों नहीं जनरेटर लगाया? तो बोले कि नहीं। अब मैं समझाता हूँ। उन्होंने बताया कि वो रिच हैं, उनके पास भी उतनी ही ज़मीन है जितनी मेरे पास ज़मीन है, गांव के रिच लोग हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि देखो, उनके जो बच्चे हैं जिनको आप देखते हो, वो 2 बच्चे जो हैं वो बोर्डिंग स्कूल के पढ़े हुए हैं, देहरादून में पढ़े हुए हैं, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल में पैसे से पढ़ाई किया उन्होंने, 10th क्लास 12th क्लास जहाँ तक स्कूलिंग हुआ उसके बाद घर चले आ गए। उनको उनको जो है आदत है जीने का, लग्जरी लाइफ जीने का आदत है। और दून पब्लिक स्कूल, बड़े स्कूल में रहे, वहाँ हाई सोसाइटी है, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे और उनको आदत है वैसे ही रहने का, ठीक है। तो मैंने पूछा कहाँ से पैसा आया? तो बोले कि गांव का जो पुश्तैनी ज़मीन है, ठीक है, वो लोग ने सबसे पहले ज़मीन बेचा, ज़मीन खरीदा शहर में, फिर ज़मीन बेचा, घर बनाया, फिर ज़मीन बेचा, जनरेटर खरीदा, फिर ज़मीन बेचा, नाव एसी लगाया, फिर ज़मीन बेचा, कार खरीदा। गांव का चीज़ें बिकते रहा और इनकी लग्जरी आइटम आते रहा। मैं सामने देखा मैंने। और दोनों के दोनों जो पढ़े लिखे, जो बड़े बोर्डिंग स्कूल से पढ़े हुए, घर में आराम से एसी में सोते रहे, कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं, सुबह से शाम तक एसी चलाना, जनरेटर पे चलाना, डीजल जा रहा है, सोते रहना, ठीक है। मैं देखते रहा 10 साल का पीरियड मिला, 10 साल, सिर्फ 10 साल ही लगा। मेरे आंखों के सामने मैं जब छोटा था, 7 साल का था, और 17 साल का जब मैं जस्ट आईडी कंप्लीट किया, तो बस मैंने 10 साल के पीरियड में देखा उनका कि गांव का खेत बिकते गया और यहाँ इनकी लग्जरी चलते गई। जब गांव का सारा प्रॉपर्टी बिक गया, इनकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी, ठीक है। फिर उल्टा शुरू हुआ, रिवर्स हुआ, गांव का चीज़ें बिका, उसके बाद इनके घर का कार बिका, जनरेटर बिका। स्टिल इनको लाइफ जो चाहिए था, एकदम बढ़िया लाइफ, और बैठे फिर इन्होंने घर के ऊपर लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। कोई काम करते नहीं थे, ठीक है। बैंक जस्ट EMI जब नहीं पूरा हुआ तो बैंक ने इनका घर कब्जा कर लिया, घर बिक गया, नीलामी लग गया, ठीक है। 10 साल सिर्फ लगा था। और अभी मैं जाता हूँ उसी घर पे, मैं जाता हूँ अपने घर पे, तो सामने मैं देखता हूँ कि भैंस चराता है, वही दोनों लड़का जो है भैंस चराता है, अपना नहीं, दूसरे का, 3,000-4,000 रुपये पे भैंस चराता है। तो 10 साल सिर्फ लगा था। मैंने बोला कि ये सिर्फ मैसेज था। मैंने देखा सोसाइटी में, मैंने तो बहुत सारी स्टोरियाँ पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ, उसको रिलेट करता हूँ कि लाइफ में अगर आपको एकदम बढ़िया लाइफ चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, काम करना पड़ेगा। कितना भी रिच हो आप कितने भी रिच हो, आपके फादर ने करोड़ों रुपए छोड़ रखा है आपको, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। बैठ के नहीं खा सकते, बैठ के खाइएगा वो मोर वाला हालत होगा कि सोचा कि लाखों पंख है, उसमें से क्या फर्क पड़ता है, 10 मैं दे दूंगा उससे, ठीक है। बैठ के नेचर नहीं बोलता है काम करके ही आपको एक बढ़िया लाइफ मिलेगा, अच्छा फूड मिलेगा, अच्छा एकदम आपको फैमिली, अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल मिलेगा, जिसके लिए काम करना पड़ेगा। और काम जब आप करेंगे, अभी नहीं 10 साल बाद काम तो करेंगे ही आपको काम तो करना ही है। अभी कर लीजिए चाहे 10 साल बाद कीजिए, 10 साल बाद जब काम कीजिएगा तो ये स्टोरी उस दिन याद आएगा आपको, यार इस सर ने तो बोला था कि यार लाइफ का सबसे आसान काम जो है वो पढ़ाई लिखाई है, फट से 2 साल से पढ़ो, 2 साल पढ़ करके नेक्स्ट 80-90 ईयर एकदम ब्राइट फ्यूचर करिए। अदरवाइज 2 साल एंजॉय करिए, 2 साल 4 साल एंजॉय करिए, एंड होल लाइफ 80 ईयर लाइफ सफर बनी, एकदम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए परेशान एंड वर्क करना पड़ जाएगा आपको। तो काम करना पड़ता है, जस्ट मैसेज यही था, काम करना पड़ेगा। अभी नहीं करना है तो बाद में करना पड़ेगा, बाद में जब करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो सबसे आसान काम छोड़ करके मैं कितना डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ। तो बेस्ट है इन चीज़ों को रियलाइज कर लीजिए, समझ जाइए, ठीक है, कि आपके पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। वो लोग वही देखे सामने, मेरे घर के सामने, वो लोग एकदम लग्जरी लाइफ, एकदम सब कुछ कर रहा है, बट उनकी लाइफ टेम्प्रोरी थी। वही 10 साल की थी कि वो सब चीज़ बिकते गया और फाइनली घर भी बिक गया। सो अब वही काम करते रहते ना, वो लोग काम करते रहते, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहते, तो बचे रहते। तो हम लोग वही देखे कि देखिए उनकी लाइफ 10 ईयर की टेम्प्रोरी लाइफ है, ख़त्म हो गई,
उनके बच्चों का फ्यूचर वॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। और हम लोग क्या किए, हम लोग बिना लाइट का, वही हम लोग घर के सामने देखते थे कि उनके घर में जनरेटर चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और आराम से एसी चला के लोग सो रहे हैं। और मेरे घर में, मेरे घर क्या पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और हम लोग शाम को सारे भाई बहन, चाचा चचेरा भाई, मौसेरा भाई, सब लोग छत पे चले जाते, लालटेन में पढ़ते। गर्मियों का टाइम रहता, पंखा नहीं है, छत पे गए शाम को 6-7 बजे से छत पे एकदम पूरा हर जगह 3-3 4-4 लालटेन लग गया। एक लालटेन पे 2-2 लोग पढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग की लाइफ देखिए, पूरी एसी में, कई गाड़ियां हैं हम लोग के पास, ठीक है, पूरा एसी में लाइफ सर्वाइव करते, फुल लाइफ मेरा, मेरे बच्चों का, चाहे आगे का जनरेशन का, एकदम ब्राइट। तो ये लाइफ जो है, जो वही 2 साल 4 साल का हार्ड वर्क का लाइफ, वो आपको 80 ईयर नेक्स्ट फ्यूचर के लिए एकदम शांति देगा, एकदम शांति और ब्राइट एकदम लाइफ स्टाइल प्रेजेंट करेगा आपको। बट आप जो टेम्प्रोरी जो लाइफ होता है कि टेम्प्रोरी की खूब इंजॉय कर लें पापा के पैसे से या फैमिली मनी से, तो वो टेम्प्रोरी होता है। तो छोटा सा कहानी और स्ट्रॉन्ग मैसेज, काम करना पड़ता है, लाइफ को अच्छा से बिताने के लिए काम करना पड़ता है। और दुनिया का सबसे ईजी काम पेन और पेपर लेके पढ़ाई करना होता है, क्योंकि ये रियलाइज होगा 10 साल बाद आपको। अब हम लोग काम करें, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, 10 पॉइंट, Hertz and Lenard. Fourth law of photoelectric effect. Photoelectric effect. सो आप एक नोट बनाते रहेंगे, मेरे साथ साथ आप एक नोट बनाते रहेंगे और 2-3 बार वीडियो आप देख करके एकदम समझते रहेंगे। सो लेनार्ड एंड हर्ट्ज का 4th लॉ, ये लास्ट लॉ है और इसमें ग्राफ है। और इसके बाद हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी पढ़ेंगे। आज मैं रिजल्ट कंप्लीट करता हूँ। आज दोनों लेक्चर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही लेता हूँ और आज कंप्लीट करता हूँ रिजल्ट। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने इस लॉ में जो बताया था वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं और समझिए। यहाँ देखिए, ये है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। यहां से आप लाइट इंसिडेंट करेंगे, यहां से लाइट, आप लाइट का एनर्जी जानते हैं कि लाइट का एनर्जी होता है वो h म्यू, ऐसे, ठीक है। कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऐसे रखा था, फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻15 हर्ट्ज, ऐसे फ्रीक्वेंसी रखा था। लाइट का फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है उसका फ्रीक्वेंसी का मीन्स कलर हुआ, वो उन्होंने ऐसा रखा। तो उन्होंने देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो लगा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू h म्यू, h कांस्टेंट है म्यू, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा। सो उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, मान लीजिए म्यू2 कर लिया, म्यू2 यहाँ पे 4 × 10⁻15 हर्ट्ज कर दिया। फिर देखा उन्होंने कि नहीं निकला। ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मैं एक कुछ पॉइंट बना रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी रखा, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया और बढ़ा के 5 × 10⁻15 हर्ट्ज ऐसे कर दिया फ्रीक्वेंसी। तो देखा कि इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट दिखा उनको लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जगह से वो हटना चाह रहा है, निकला नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने जगह से जस्ट वाइब्रेट कर रहा है, हटने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी उन्होंने 4th फ्रीक्वेंसी जस्ट 1 यूनिट बढ़ा दिया, 6 × 10⁻15 हर्ट्ज, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इस फ्रीक्वेंसी पे, म्यू4 पे उन्होंने देखा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं।
तो इस फ्रीक्वेंसी को साइंस में बोला गया कि थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड नाम दिया गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहां जस्ट ऑसिलेशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है निकलने के लिए, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, फ्रीक्वेंसी जो लेस देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से कम रहेगा तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो उस दिन उन्होंने लैब में ये देखा कि फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी हायर देन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी हायर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड बोला गया। डाटा नहीं रटना है, ये नहीं डाटा नहीं रटना है, ये तो डाटा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था उस दिन, ठीक है। यहाँ भी अगर आप फ्रीक्वेंसी कर लेंगे, μ5 कर लेंगे, अगर यहाँ 7 × 10⁻15 हर्ट्ज ऐसे करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा ऐसा। तो ये एक प्लानिंग करना है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी हायर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप लिख लेंगे कि यहाँ पे इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहाँ पे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो इलेक्ट्रॉन इमिशन, ऐसे लिख लेंगे और इसी को आप स्टेटमेंट बना लेंगे। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट so photoelectric effect, the emission of electron, for photoelectric effect the frequency of light, ऐसा किया, must be higher than certain minimum frequency. So photoelectric effect दिखाना है तो frequency of light must be higher than certain minimum frequency. This minimum frequency is called threshold frequency. Threshold frequency. सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट उसको बोला गया, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए और हर मेटल का वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये समझाने के लिए मैंने आपको ये कुछ डाटा लिया है जो हर मेटल का वेरी करेगा। सोडियम के लिए अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, एल्युमिनियम अलग होगा, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बस एग्जाम्पल लिया है। इसमें ग्राफ भी आएगा, पहले आप सेकंड पॉइंट आप लिख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये लाइट का फ्रीक्वेंसी है और म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So frequency of light or threshold frequency for photoelectric effect. Mu must be greater than mu naught. ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि
फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा। तो इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही साइंस में बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसे इसके सामने लिख सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, for photoelectric effect, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन है म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसा, और आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये जानते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर म्यू नॉट आप करें तो म्यू नॉट की जगह आप लिख सकते हैं सी बाई लेमडा नॉट, वेयर लेमडा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस तरह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कर सकते हैं आप, यहाँ पे चेंज कर लीजिए। सो सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा नॉट, ऐसे सी कैंसिल कर लीजिए, 1 बाई लेमडा, सो 1 बाई लेमडा नॉट। इसमें सॉल्व कर लेंगे, लेमडा नॉट क्रॉस कर लीजिए, ग्रेटर देन लेमडा या लेमडा लेस देन लेमडा नॉट। देखिए यहाँ पे आपको लेमडा नॉट को आपको बोलना पड़ेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बट मैक्सिमम बोलना होगा, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पे आप देखिए ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ उल्टा है उसका, सी बाई लेमडा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, एक तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होना चाहिए, वेवलेंथ जो है लाइट का लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज कॉल्ड मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि आप जब इसको मिनिमम बोलेंगे, ऊपर का टर्म देखिए ऊपर मिनिमम है तो नीचे वाला क्या होगा मैक्सिमम। तो लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ या इसको आप बोलना है मैक्सिमम वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया। इसमें ग्राफ है और ग्राफ आपको ऐसे प्लॉट करना है। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी कर देंगे, ये साइड है फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक ग्राफ है और फ्रीक्वेंसी के लिए इधर फ्रीक्वेंसी आप प्लॉट करेंगे। और आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टॉपिंग कर देता हूँ, या पहले ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। ऐसे देखिए, ऐसा आपको प्लॉट करना है। ये हर एग्जाम में पूछा भी हुआ ग्राफ, अभी ग्राफ मैं समझाऊंगा, बहुत सारा ग्राफ इसमें अभी बचा हुआ है। ऐसे यहाँ पे आप डॉट डॉट कर सकते हैं ऐसे। ये पॉइंट जो हुआ देखिए, ये पॉइंट हुआ थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड हुआ। अगर फ्रीक्वेंसी इससे नीचे रहेगा, या हटा भी सकते हैं या डॉट डॉट भी लोग लिखता है, अगर फ्रीक्वेंसी इसके नीचे रहा, देखिए ये फ्रीक्वेंसी हो चाहे ये फ्रीक्वेंसी हो चाहे ये फ्रीक्वेंसी हो, ये जो डाटा हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन म्यू नॉट से कम है, अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आप जानते हैं कि कम से कम थ्रेशोल्ड चाहिए, और फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज़्यादा हो, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, ये जो थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा होगा, तो आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा और स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉलो करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सो लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉलो करेगा। तो ये ग्राफ आपको जानना था, फोर्थ लॉ से ये ग्राफ आता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सो आप जानते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते रहेगा, और ये लाइन ऐसे फॉलो करना है। ये थ्रेशोल्ड हो गया, थ्रेशोल्ड के नीचे इधर रहेगा, कोई लाइट एमिशन नहीं होगा। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा आपको। नाउ इस ग्राफ को कंपेयर करिए। आप जानते हैं कि आप पढ़े हुए हैं, आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, अगर कोई लाइन ऐसे हो और यहाँ पे ऐसे हम लोग बात करें सी, तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसे ये आप पढ़ चुके हैं। ये मैं एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स मैंने बताया है, और बहुत सारा ग्राफ मैंने बताया है। तो ये हुआ सी इंटरसेप्ट हुआ, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को अगर ऐसे मिला देंगे तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो स्लोप हो गया। सो एम जो है वो स्लोप है। स्लोप का मीनिंग होता है tan थीटा। आप जानते हैं dy बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं। ये हो पढ़े हुए स्ट्रेट लाइन। नाउ पॉजिटिव इंटरसेप्ट और एंगल थीटा है, आप पढ़ चुके हैं। अब आप बताएंगे कि अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और मैं बोलूं कि एनी स्ट्रेट लाइन आर पासिंग टू द ओरिजिन, ऐसा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स। इंटरसेप्ट 0 है, y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसा हो गया, और ये है एंगल थीटा ऐसा। नेक्स्ट मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा हो गया, और इस तरह से मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है। सो ये इसका इंटरसेप्ट देख रहे हैं माइनस सी, ये निगेटिव साइड में इंटरसेप्ट जा रहा है और माइनस सी, और एंगल वही है थीटा है। तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हो गया। तो ये मैथ्स का इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो आप पढ़े हुए हैं। और अगर मैं इस मैथ को इन लोग का हर्ट्ज एंड लेनार्ड लॉ से कंपेयर करूं, ये ग्राफ इस ग्राफ से एकदम मैच करेगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ एकदम सिमिलर, एक जैसा मिल रहा है आपको। सो उन लोग ने भी यही रिलेट किया था, और इन दोनों को रिलेट करके एक इक्वेशन बनाया था वो लोग, इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आपने जो अभी ग्राफ बनाया है कि ये है आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऐसा कोई ग्राफ है इस टाइप का कोई, अगर आपके पास ग्राफ है और इसको आप बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, ये एंगल है थीटा, ये इंटरसेप्ट है माइनस सी, ऐसे ग्राफ। और इसको अगर हम लोग रिलेट करें, इसी ग्राफ को जो उन्होंने इस साइड फ्रीक्वेंसी बनाया था और इस साइड काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट किया था, और आप इसको रिलेट करेंगे ऐसे। ठीक है, सो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ग्राफ ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का आता है। और आप अगर इसको रिलेट कीजिए, आप ये उन्होंने बताया था, लेनार्ड और हर्ट ने प्लॉट किया था, और आप इसको मैथमेटिकली इससे रिलेट करेंगे। y एक्सिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए m की जगह उन्होंने बोला था कि a कांस्टेंट है, x एक्सिस की जगह फ्रीक्वेंसी, और c की जगह b उन्होंने कांस्टेंट बताया था। तो इस ग्राफ को मैथ से रिलेट करेंगे तो ये इक्वेशन आया लेनार्ड और हर्ट्ज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आप लिख लेंगे, ये इनका फाइनल इक्वेशन था, और यही 4 लॉ था। सो ये इक्वेशन फाइनली लेनार्ड एंड हर्ट्ज
इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप रिलेट करेंगे तो लेनार्ड एंड हर्ट्ज का ये इक्वेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए म्यू माइनस बी, ये इक्वेशन था। सो ये था इनका इक्वेशन। बाकी टर्म आप सारा लिख लेंगे। इसमें आपको के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां म्यू है फ्रीक्वेंसी, म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ए और बी कांस्टेंट है। ए क्या है, ए रिप्रेजेंट करेगा देखिए स्लोप को, बट कांस्टेंट है। उन लोगों ने बस यही बोला कि ए एक कांस्टेंट है। लोग पूछे क्या है कांस्टेंट कैसा, तो वो डाटा नहीं बता पाए, बस बोले कि ये एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बी क्या है, तो बी एक कांस्टेंट है और ये रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेप्ट को, कि स्ट्रेट लाइन में जो जैसे आप पढ़ते हैं एम एम इज द स्लोप, आर से द इंटरसेप्ट, तो ये इनका फाइनल इक्वेशन रहा। इनका वर्क यहीं तक है। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्वेंट करना, फोटो सेल बनाना, बेस्ट मेटल सेलेक्ट करना, सीजियम बेस्ट मेटल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना सेल के थ्रू, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना, कैसे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, सब इन्होंने बनाया था। मेजर वर्क तो यही है, ठीक है, बट ये फाइनल वर्क नहीं है, ठीक है। इनका वर्क इनकम्प्लीट था जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार स्टडी करते हैं और एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि अब इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी आने वाला है। तो पहले समझते हैं। ये दो लोग साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज एंड लेनार्ड। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बातें कहा था साइंस में कि ये जो मेटल है, यहाँ मेटल रहेगा, मेटल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल पे आपको लाइट डालना है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को खोजा था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये फर्स्ट टाइम इन लोगों ने बताया था कि फोटोन लाइट हुआ, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। जब लाइट आप इंसिडेंट करते हैं मेटल पे तो उससे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है। यह है प्रॉपर्टी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने बोला कि बेस्ट मेटल आपको लेना है तो सीजियम ले लीजिए। फिर और पूछा गया कि और मेटल कौन सा ले सकते हैं, तो बोला उन्होंने अल्कली मेटल ले लीजिए। अल्कली मेटल के साथ साथ 2A भी ले सकते हैं, एस ब्लॉक, बट सबसे बेस्ट है अल्कली मेटल, उसमें भी सबसे अच्छा सीजियम, जो कि IIT एडवांस में पूछा हुआ है, ठीक है। ये इन लोग का थ्योरी था। फोटो सेल इन्होंने बनाया, फोटो सेल बना करके दिखाया कि कैसा आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं या आप इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपना फोटो सेल के हेल्प से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आप डिस्कस कर चुके हैं, कटअप पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल। फिर उन्होंने अपना लॉ बनाया लैब का, ये एक्सपेरिमेंट लैब का, ठीक है। लैब में जाना, रोज लाइट को चेंज करना, लाइट के बल्ब को अलग अलग बल्ब लेना, और उन्होंने बताया कि करंट जो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप पढ़ चुके हैं करंट, या फिर आप नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये आप पढ़ चुके हैं। कई क्वेश्चन आ चुका है, आपने प्रैक्टिस किया। मैं लास्ट क्लास क्वेश्चन कुछ प्रेजेंट किया था। सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी, तो उन्होंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, या फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे, ये इनका सेकंड लॉ था जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारा ग्राफ पढ़ चुके हैं हम लोग। इन्होंने बताया था कि टाइम लैग जो है वो 0 होगा। ये डेल्टा टी जो है टाइम लैग 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने में, लाइट को जाने में कोई टाइम नहीं लगता, बस लाइट आएगा फट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। इन्होंने टाइम लैग का कॉन्सेप्ट दिया था जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
फिर इन्होंने बताया कि नाउ अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए, जो कि अभी आपने डिस्कस कर लिया। या फिर आप लेमडा के बारे में बात करेंगे तो लेमडा मस्ट बी लेस देन द लेमडा नॉट, ये आप पढ़ चुके हैं, अभी आपने डिस्कस कर दिया। तो ये इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी था और लैब में देखा हुआ। लैब के साइंटिस्ट थे, पूरे लैब में जाना, रोज लाइट को चेंज करना, लाइट के इंटेंसिटी को चेंज करना, इंटेंसिटी का मतलब पावर बाय एरिया, पावर चेंज करना, लाइट के कलर को चेंज करना, फ्रीक्वेंसी चेंज करना, टाइम लैग देखना, हर मेटल को चेंज कर करके उसके लिए देखना कि इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, हर मेटल का कैलकुलेट करना और बताना कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। और इससे हर एक का ग्राफ है, आप ग्राफ सब पढ़ चुके हैं, और उससे रिलेट किया उन्होंने कि ये फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी जब आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, इस तरह से ग्राफ आया और ये पॉइंट को बोला गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस ग्राफ को मैथ से रिलेट करना और मैथ से रिलेट करके काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए म्यू माइनस बी, ऐसा इक्वेशन बनाना। ठीक है, ये सारा वर्क इन लोग का है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बोला जाता है कि 99% वर्क यही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वेंट करना, बेस्ट मेटल सेलेक्ट करना, फोटो सेल डिजाइन करना, फोटो सेल के हेल्प से ऑटोमेटिक सिस्टम, बहुत सारा ऑटो सिस्टम है, कैसे वर्क करता है वो मैंने बताया था आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करना, उसको फिगर में बना के दिखाना। ना फर्स्ट लॉ बनाना, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ के लिए बहुत सारे ग्राफ, सेकेंड लॉ के लिए ग्राफ, टाइम लैग का एम्स का क्वेश्चन था, लास्ट क्लास मैंने प्रेजेंट किया था आपको क्वेश्चन। ना फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना, ठीक है, और फाइनली प्लॉट करना और ग्राफ बना के ऐसे प्रेजेंट करना। ये इनका वर्क था, जो लैब का वर्क था। जब इन्होंने अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया और लगा कि अब तो ये सारा कुछ हो चुका है, और इस वर्क को प्रेजेंट किया इन्होंने नोबेल प्राइज के लिए, फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए। ये फिजिक्स में गया था वर्क, मॉडर्न फिजिक्स है जो कि केमिस्ट्री का भी पार्ट है। फिजिक्स में ये वर्क प्रेजेंट किया गया। जहाँ नोबेल प्राइज प्रेजेंटेशन होता है तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठते हैं। प्रेजेंटेशन करना आप स्कूल से सीखते हैं, या अगर आपने स्कूल में नहीं सीखा है तो आईटी में जाएंगे। आईटी के अंदर हर वीक आपका टर्न आएगा प्रेजेंटेशन करना। आपको कोई वर्क दे दिया जाएगा, उस पर खड़े होकर आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहेगा, तो अगर मैकेनिकल आप हैं तो मैकेनिकल रिलेटेड क्लासेस हो जाएगा, और क्लासेस होने के बाद कुछ आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, छोटा सा प्रोजेक्ट, उस पर आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, अपनी बातें रखना पड़ता है, अपनी बात क्लास के सामने रखना। मतलब समझिए कि 30 मिनट के लिए आपको टीचर बनना पड़ता है। आप क्लास में खड़े हो जाएंगे, टीचर बन के आप प्रेजेंट करेंगे चीज़ों को, और सामने आपके फ्रेंड रहेंगे और वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपसे पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन होगा कि आप कैसे किए हो, ये करोगे, ये चेंज करोगे तो क्या होगा। तो प्रेजेंटेशन करना आप सीख जाएंगे। आप जब आईटी में जाएंगे, चाहे एनआईटी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ प्रेजेंटेशन खूब होता है, खूब सिखाया जाता है प्रेजेंटेशन। तो जब प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट करने में सब साइंटिस्ट लोग रहेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट का टीम रहता है, और आपके वर्क को चेक किया जाता है। सब साइंटिस्ट लोग ने चेक किया और देखा कि यस, ये तो एकदम करेक्ट, बेस्ट मेटल सिस्टम एकदम करेक्ट, ये सब कुछ सही, कहीं इनके लॉ में, कहीं ग्राफ में कोई डिफेक्ट नहीं था, सब कुछ सही था, ये सारा कुछ सही है, ये सब कुछ सही था, ये इक्वेशन मैथ से रिलेट किया हुआ सही था। उन लोग से पूछा गया कि आप ए क्या है और बी क्या है, तो ये लोग बस यही पे फंस गए थे, और ये लोग बोल रहे थे ए और बी टू कांस्टेंट, वन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन, अदर रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। बस यहीं पे लोग फंसे हुए थे। बोला गया कि आपका एक्सपेरिमेंट तो बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, साइंस का, मॉडर्न फिजिक्स का एकदम नया एक्सपेरिमेंट है, एकदम बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट, और सब कुछ सही है, सारा रूल सही है, बट लास्ट में आपका जो रिजल्ट है वो इनकम्प्लीट है। आप ए और बी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ए इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, बी इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, सिर्फ आप ये बोल रहे हैं, आप पूरा नहीं किए हैं। आप बोला गया कि अगर आप ए और बी अगर आप निकाल दीजिए, ए और बी अगर आप कंप्लीट कर दें, ठीक है, तो आपको एकदम फिक्स है, नोबेल प्राइज मिलना ही था। फिजिक्स में एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ सही है, सारा रिजल्ट करेक्ट है, बट इनकम्प्लीट, अभी फाइनल नहीं हुआ है। उन लोगों को बोला गया कि आपका एक्सपेरिमेंट सारा करेक्ट है, बट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपका ए और बी पे कंफ्यूजन है। उन लोगों को लौटाया गया, बोला गया कि आप रिवर्क करिए, फिर से वर्क करिए, और ए और बी कैलकुलेट करके लाइए।
प्रूफ करिए, एकदम एकदम ए और बी को एकदम सही से बना के लाइए और सही एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, देन आपका वर्क कंप्लीट है, नोबेल प्राइज मिलेगा इसमें। ठीक है, तो 99% वर्क यही है जो मैंने क्लास में आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ। आपको सारा ग्राफ मैंने आपको डिस्कस किया, और बट इनके वर्क में लास्ट में इन लोग ए और बी पे प्रॉब्लम था। ए और बी इन लोग से बन नहीं रहा था। लैब के एक्सपेरिमेंट थे, ये सब लैब में वो लोग क्या करते थे, और फिर से गए, बहुत ग्राफ प्लॉट किए, बहुत कोशिश किए, बट बना नहीं। इन लोग से ए और बी बना नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अब अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, मैं एक बार समझा चुका हूँ, फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ और मैं नोट करा दूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बस छोटा सा एक पेपर मिला जिसमें बस ये लिखा हुआ था, बस पेपर में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि एक मेटल है, मेटल के अंदर सब लोग जानते थे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और बस इतना बोला गया कि मेटल के ऊपर लाइट जा रहा है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को बस इतना इक्वेशन दिया गया कि काइनेटिक एनर्जी ए म्यू माइनस बी है। ऐसे उनसे बोला गया कि कोई ए और बी, मतलब उन्हीं को नहीं दिया गया था, सब जो सारे साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, सबको वर्क दिया गया। बोला गया सब लोग को वर्क दिया गया कि देखिए एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट तो आया है साइंस में, बट वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, सारे साइंटिस्ट को वर्क दिया गया कि आपको सबको, या जस्ट जो वर्क होता है वो साइंस के कोई जर्नल में पब्लिश कर दिया जाता है, सारे यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है कि भाई ऐसा है, एक मेटल है जिस पे लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, और इक्वेशन कुछ ऐसा आया हुआ है। बोला गया जो साइंटिस्ट ए और बी सॉल्व कर दे, जो भी साइंटिस्ट आए और ए और बी को सॉल्व करे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे, उनको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो ये एक छोटा सा जो 99% वर्क इन लोग से बन ही नहीं रहा था। काफ़ी टाइम दिया गया इन लोग को, 1 साल 2 साल 3 साल तक का टाइम दिया गया, नहीं बना तो फाइनली ये सब नहीं छापा गया, ये सब सारे रूल तो कॉपीराइट हो गए, ये सब तो जो करेक्ट है उनको तो जस्ट इन्हीं के नाम पे पब्लिश किया जाएगा। बस यहाँ पे छोटा सा इनकम्प्लीट था एक्सपेरिमेंट, तो ये बस ऐसे दिया गया कि मेटल है, लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और उसके लिए एक इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी ए म्यू माइनस बी। ये एक छोटा सा इक्वेशन है, जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। ठीक है, सब साइंटिस्ट को दिया गया, और अल्बर्ट आइंस्टाइन 2 मिनट, मैंने बोला था कि 2 मिनट के अंदर इस इक्वेशन को क्रैक कर दिया था। वो लैब कभी नहीं गए थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी लैब जाके इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचे भी नहीं, कभी आप जानते भी नहीं थे। वो थिंकर थे, वर्ल्ड के सबसे बड़े थिंकर। जैसे कि आपने लेक्चर 1 पढ़ा, रदरफोर्ड इस ग्रुप के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट लैब में किया था। लेक्चर 2 पढ़ा आपने, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बट मैक्सवेल थिंकर थे, वो लैब नहीं गए। इस लेक्चर 3 लेक्चर 4 जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दोनों साइंटिस्ट का फ्यूजन है। लैब में ये 99% वर्क कंप्लीट किया गया लैब में। जब नहीं बना तो 1% वर्क जो था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो एक वर्ल्ड के सबसे बड़े थिंकर है, वो चीज़ों को इमेजिन किए, वो चीज़ों को रिलेट करके जस्ट उन्होंने 2 मिनट के अंदर क्रैक किया, और अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिल गया। ग्रेट साइंटिस्ट, बट उनको एक ही नोबेल प्राइज मिला हुआ, वो नोबेल प्राइज इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और वो भी 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट। बस ऐसे सामने आया, सामने पेपर देखे, आंख बंद किया, 2 मिनट के अंदर क्रैक। जो कई सालों से इन लोग से नहीं बन रहा था, वो 2 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो वो थिंकर है। मैंने आपको बताया था कि उनका थिंकिंग आइडिया कि कैसे उन्होंने थिंक किया था। थिंक करने के लिए उन्होंने ऐसा, मैंने बताया था आपको कि इस तरह से उन्होंने प्लान किया था। देखिए, मैं आपको समझाया था, उस तरह इमेजिन करिए। वो इनका थिंकिंग था कि सोचिए, वो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि सोचिए कि एक आदमी को जेल में बंद कर दिया गया, ऐसा वो ऐसे सोच रहे हैं कि एक आदमी है जिसको पनिशमेंट मिला, कोई क्राइम किया होगा, उसको पनिशमेंट मिला कि 1 साल तक जेल में बंद रहना, बंद कर दिया गया, जेल के अंदर चला गया। बड़ा बड़ा बाउंड्री है, अब वो निकल नहीं सकता, वो अंदर बस रहना है उसको। 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक 6 साल तक 7 साल तक 8 साल तक 9 साल तक 10 साल तक 11 साल तक 12 साल तक 13 साल तक 14 साल तक 15 साल तक 16 साल तक 17 साल तक 18 साल तक 19 साल तक 20 साल तक 21 साल तक 22 साल तक 23 साल तक 24 साल तक 25 साल तक 26 साल तक 27 साल तक 28 साल तक 29 साल तक 30 साल तक 31 साल तक 32 साल तक 33 साल तक 34 साल तक 35 साल तक 36 साल तक 37 साल तक 38 साल तक 39 साल तक 40 साल तक 41 साल तक 42 साल तक 43 साल तक 44 साल तक 45 साल तक 46 साल तक 47 साल तक 48 साल तक 49 साल तक 50 साल तक 51
तो ये थिंकिंग जो उनका कॉन्सेप्ट था, ऐसे सोच रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि एक दिन इससे मिलने के लिए इसका एक दोस्त आया, एक दिन एक से मिलने के लिए इसका एक फ्रेंड, एक दोस्त आया, दोस्त मिलने आया इनसे। दोस्त मिलने आया और मिलते समय दोस्त जो है वो अपने पॉकेट से 500 रुपीज 500 रुपये निकाला और 500 रुपये निकाल के इसको दे दिए। दोस्त मिला, जो मीटिंग रूम होता है वहाँ जाके अपने जो जिसको पनिशमेंट मिला है उससे मिला। मिलने के बाद उसने पॉकेट से निकाल के 500 रुपये दे दिया और 500 रुपये दे के बोला कि आप कुछ खा लेना, कुछ फ्रूट्स कुछ स्वीट्स जो भी मिलेगा वो खा लेना। इसके पॉकेट में 500 रुपये आ गया। अब वो सोच रहा है कि ये 500 रुपये तो आ गया, मैं तो जेल में बंद हूँ, जेल के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ तो कोई कैंटीन होता नहीं है, कोई फ्रूट्स कोई स्वीट्स मिलेगा नहीं, जो कुछ मिलता है वो जेल के बाउंड्री के बाहर गेट के अगल बगल कुछ मिल जाता है फ्रूट्स। तो वो प्लान करता है, वो जेल का जो इंचार्ज होता है, जो उस समय अथॉरिटी, जो उस समय जस्ट गार्ड ऑर्डर रहता है जेल का, उससे बोलता है कि देखो अगर आप मुझे गेट तक लेके चलोगे तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा। गेट तक लेके चलो, मेरे साथ चलो, गेट तक चलना, वहाँ तक चलोगे तो मैं 200 रुपये दूंगा। और 200 रुपये देने पे वो तैयार हो गया, ठीक है चलो गेट तक ही चलना है, साथ साथ रहेंगे गेट तक जाने के बाद वो अब जो हुआ वो 300 रुपये का गेट के बाहर जो फ्रूट्स का दुकान है उससे गया, कुछ फ्रूट्स कुछ स्वीट्स जाके परचेज कर लिया। तो मनी को कैसे यूज़ किया, तो 500 रुपये दोस्त दे के गया था, उसमें से 200 रुपया तो देना पड़ गया क्योंकि वो अंदर जेल में बंद है। तो फ्री होने के लिए बाहर गेट तक जाने के लिए तो जस्ट जो भी गार्ड है उसको 200 रुपये दिया और बाकी 300 रुपये था वो लेकर के जस्ट वो कुछ फ्रूट्स स्वीट्स जो भी है परचेज कर लिया। सिंपल, द कंजर्वेशन ऑफ मनी। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ लगाना है। वो बोले कि देखिए ऐसे सोचिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल है, मेटल बड़ा बड़ा बाउंड्री होता है, सॉलिड सरफेस है, इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, बंद है, जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर में एकदम सॉलिड रिजिड सरफेस है। एक दिन उसका दोस्त आया, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि एक दिन उसका दोस्त आया, दोस्त का नाम है लाइट। एक दिन उसका फ्रेंड आया मिलने के लिए, उसका नाम है लाइट कुछ पैसा दे के गया। लाइट पैसा, एनर्जी। लाइट जो पैसा दे के गया उसका नाम है एच म्यू। पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 में, एच म्यू एनर्जी ऑफ लाइट, पैसा दे के गया। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर फंसा हुआ है, जेल के अंदर बंद है, बड़ा बड़ा बाउंड्री है। अब ये इलेक्ट्रॉन सोचता है कि किसी तरह सरफेस तक तो आऊं, सोचता है कि किसी तरह यहाँ से यहाँ सरफेस तक तो आऊं, किसी तरह मैं यहाँ तो आऊं, इसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ा। यही नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया, वर्क फंक्शन। बोला कि वर्क फंक्शन, ये नया नाम दिया कि वर्क फंक्शन। बोला कि जब अंदर फंसा है जेल में तो बाहर आने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं आ सकता, कुछ खर्च करना पड़ा, उसका नाम उन्होंने दिया वर्क फंक्शन। अब उसके बाद बोले कि अब तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया वो दौड़ा तो उसके बॉडी में आ गया काइनेटिक एनर्जी, दौड़ना शुरू किया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब यहाँ पे मनी कंजर्व कर दीजिए, दोस्त आया था, पैसा दे के गया एच म्यू, उसमें से मैंने खर्च कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने खर्च कर दिया डब्ल्यू, जो बच गया वो लेके दौड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थिंक किया और इसको रीअरेंज किया तो वो कुछ ऐसा निकल के आया रीअरेंज करने पे, और जो कई सालों से जो सॉल्व नहीं हो रहा था वो इक्वेशन ये था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए म्यू माइनस बी। जैसे ही इस इक्वेशन को उन्होंने आमने सामने रखा, रखते ही पता चल गया कि ओ ए जो कांस्टेंट है वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकल आया, और बी का मतलब हो गया वर्क फंक्शन। देखिए ये 2 मिनट का ये कॉन्सेप्ट था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेट साइंटिस्ट, वर्ल्ड के सबसे बड़े थिंकर माने जाते हैं। लैब में नहीं, कोई लैब अब नहीं जाना, वो जस्ट बैठ करके सोचते, बैठ करके, उनका भी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा तो वो बैठ के घर में नहीं सोचते, घर में नहीं, ये नहीं ऑफिस में सोचते, वो सोचने के लिए, थिंक करने के लिए वो जंगलों में चला जाते थे। जर्मनी गए थे, जर्मनी के अगर जंगलों के अंदर चले जाते थे। जर्मनी में बहुत सारा फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट केक खाते हैं,
केक एंड पेस्ट्री शॉप पे जाते हैं तो बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक दे दीजिए। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक का एकदम ओरिजिन जो है वो जर्मनी है, और जर्मनी के जंगलों में वो केक बनता है। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि साइकिल ले लिए, साइकिल लेकर के जंगल में चले जाते थे, पेड़ के नीचे एकदम आराम से नेचर के बीच में लेटे रहते थे, और लेट कर अपने ऑटोबायोग्राफी इनका मिल जाएगा बहुत जगह, नेट पे भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ जंगलों में पेड़ के नीचे बैठ करके एकदम नेचर के बीच में वहाँ आप आराम से आसमान को देखते हुए सोचते रहते थे, और चीज़ों को जो जो सोचे उसको लिखते रहे। वहीं से निकल के आया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास इफेक्ट, E=mc², ब्राउनियन मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइडिया सब वहीं से निकला। रूम में बैठ के नहीं, नेचर के पास जाकर के पेड़ के नीचे लेट करके और जर्मनी के जंगलों में वहाँ जाकर के वो सोचते थे। तो नेचर से ही सब सोचना है तो एकदम शांति चाहिए ना, अगर चीज़ें थिंक करना है तो एकदम शांति चाहिए। शांति मिलता है एकदम नेचर के बीचों बीच में, पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में, नदी के किनारे चले जाइए, एकदम आराम से 1 घंटे एकदम लेट करके सोचे, देखिए कितने अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। नेक्स्ट आइंस्टाइन थ्योरी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अभी रिजल्ट फाइनल करेंगे। सो बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सो ये थ्योरी बेस्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, और स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट करेंगे। देखिए, आप पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 आप पढ़ चुके हैं, और जिसमें आप पढ़े हुए थे कि लाइट है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में चलते रहता है, जिसको आप फोटोन बोलते हैं, और इस फोटोन का एनर्जी जो है वो है h/μ, h में, ये h में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट प्लैंक्स का कॉन्स्टेंट है, जहाँ पे प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे h प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, जो आप जानते हैं। तो आप ये थ्योरी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, ये प्लैंक्स का थ्योरी उन्होंने यूज किया था कि लाइट ट्रेवल इन अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। सो आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। लाइट ट्रेवल in a small packet of energy, which is called photon. सो लाइट जो है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी में चलते रहता है, जिसको फोटोन बोलते हैं। ये थ्योरी उन्होंने यूज किया था, जो आप पढ़ चुके हैं, ये लेक्चर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये पढ़ा हुआ है। आप यहाँ पे लिख लेंगे कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E, एनर्जी ऑफ फोटोन, वन फोटोन 1 पैकेट का। सो वो आप जानते हैं कि ये h/μ, या फिर आप लिख सकते हैं hc/λ। सो h जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, बाकी आप पढ़े हुए हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये पढ़े हुए हैं। थोड़ा डाटा आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आप जानते हैं 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड हो गया। नाउ नेक्स्ट ये हो गया आपका, और ये डाटा जरूर आप नोट कर लेंगे h/c, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन बनाते समय hc का वैल्यू आप 2 अलग अलग यूनिट में यूज किए थे ना। तो एक तो था 1240 और नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टॉपिक में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और दूसरा आपने hc का ऐसा यूनिट यूज किया था, सो यहाँ 19.8 -26 जूल
मीटर। तो ये आप डाटा जो पहले लेक्चर 2 में यूज कर चुके हैं वो यहाँ फिर से नोट करेंगे। ये है नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल और मीटर में, यूनिट अलग अलग है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इन्होंने वर्क फंक्शन का आइडिया दिया था। वर्क फंक्शन के लिए आपको ऐसे बना लीजिए, ये है मेटल, यहां पे इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, सो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने के लिए, ये इसको फ्री करने के लिए, क्योंकि सरफेस पे आ जाएगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो वर्क फंक्शन ऐसे कर लीजिए। तो W द वर्क फंक्शन आप डिफाइन करेंगे, फिगर बना लेंगे, बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ये मेटल में अंदर से बाहर फ्री करने के लिए कम से कम जो चाहिए, वर्क फंक्शन लिख लेंगे। सो W, तो वर्क फंक्शन कई लोग 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक में वर्क फंक्शन को 5 से भी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप फिगर बनाना है और डिफाइन करना है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to free an electron, to free an electron from metal. So minimum amount of energy required to free an electron from metal, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। तो जो मिनिमम चाहिए वो वर्क फंक्शन हो गया। और मीनिंग समझिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से मिलेगा। आपने क्या बोला है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या बोला आपने कि मिनिमम एनर्जी, ध्यान रखिए, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, एच इंटू म्यू, इसका मतलब म्यू मिनिमम। आपको पता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को याद है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हुआ एच म्यू नॉट, ये फॉर्मूला, या फिर आप लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट। बहुत सारा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो इस पर मिल जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखा रहेगा, बोलेगा वर्क फंक्शन निकालिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा, वर्क फंक्शन निकालना है। तो ये है, तो मिनिमम जो वो एनर्जी है उससे रिलेट करेंगे तो एच मिनिमम, म्यू मिनिमम जो हो गया म्यू नॉट के बराबर। लिख लिए म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आप जानते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ को। ओके, नेक्स्ट, आप दोनों टर्म मिल गया आपको। अब एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। ये सब अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी है जिसको मैं ब्रेक कर करके समझा रहा हूं आपको। तो दोनों टर्म मिला, अब आप एनर्जी कंजर्व करिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चलिए एनर्जी कंजर्व करते हैं।
यहां आप दिखाइए इलेक्ट्रॉन, ये है मेटल, ठीक। यहां से आया लाइट, यहां से लाइट आया और लाइट अपना एनर्जी जो लेके आया वो जानते हैं एच म्यू। ये इस एनर्जी में से यहां से आपको बाहर करना है और बाहर करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन। और एक बार जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो उसके बॉडी में आ गया काइनेटिक एनर्जी। जैसे मनी कंजर्व किए थे, एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। ये है आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन थ्योरी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक छोटा सा फिगर है बस। सो अब कंजर्व करिए, एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हो गया, अब रिलेट करेंगे इसमें। हो गया ना। सो काइनेटिक एनर्जी अब कंपेयर कर लीजिए, जो उन लोग का इक्वेशन था वो ए म्यू माइनस बी, ऐसे कंपेयर कर लीजिए। ये इनका आइंस्टाइन का इक्वेशन था और ये इक्वेशन जो उन लोग से नहीं बन रहा था। सो दोनों इक्वेशन कंपेयर करिए। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन दिया था ऊपर वाला, और ये है लेनार्ड और हर्ट्ज का इक्वेशन जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए जो हो जाएगा एच, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6.6 10 पे पावर -34 जूल और इनटू सेकेंड। ये सब मेटल के लिए सेम रहेगा, सारा मेटल के लिए सेम, सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम सब मेटल के लिए सेम। तो कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल। सारे मेटल्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। बी बी जो हो गया वो डब्लू, वर्क फंक्शन। ये कांस्टेंट है, बट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। ये सबके लिए सेम नहीं होगा। एक मेटल के लिए सोडियम है, सोडियम का छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, बट सोडियम का अलग मैग्नीशियम का अलग। ठीक, कांस्टेंट है बट इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। सो मेटल के नेचर पे ये डिपेंड करता है। तो ये आपका ए और बी जो कैलकुलेशन था जो नहीं बन रहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे प्रूव किया और मेरा फाइनल इक्वेशन ये बन गया। अब उस इक्वेशन को आप कई फॉर्म में आप प्रेजेंट करना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। चलिए 10 डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, आसान से ही है आपका 5 पॉइंट। फोर पॉइंट, फाइनली आपने क्या इक्वेशन बनाया, आपके पास इक्वेशन आया काइनेटिक एनर्जी एच म्यू माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन। अब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, तो चेंज ये कर सकते हैं कि अगर मैं वर्क फंक्शन की जगह एच म्यू नॉट पुट कर सकता हूं। सो 10 डिफरेंट फॉर्म न्यूमेरिकल बनाने के लिए, 10 डिफरेंट फॉर्म में। नंबर 1 एक तो ये है इक्वेशन। आप चाहें तो यहाँ पे एच म्यू नॉट पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा एच कॉमन निकल जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट।
आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। म्यू की जगह आप लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, और म्यू नॉट की जगह आप लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक, पुट कर लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन, सो एच इंटू सी 1 बाई लैम्डा नॉट। हो गया, ये इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट, टेन फॉर्म है तो ये सिंपल है, सब एक दूसरे से कन्वर्ट करना ही है बस। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी के जगह पे आप लिख सकते हैं ई इंटू वी नॉट। आप ये पुट कर सकते हैं, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप जानते हैं इसको, पुट कर लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन, ई इंटू वी नॉट एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, ई इंटू वी नॉट एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ई इंटू वी नॉट एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। सो तीन इक्वेशन ये हुआ। ओके, नेक्स्ट, आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी ये भी तो लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेशन एक ही है, मेन इक्वेशन तो यही एक है, उसी को मैं अलग अलग, जैसे 3 फॉर्मेट हुआ, 3 फॉर्मेट उस फॉर्म में मैं यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। तो हाफ एम वी स्क्वायर एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, हाफ एम वी स्क्वायर एच म्यू माइनस म्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर is equal to h c 1 by lambda minus 1 by lambda naught। ऐसे लिख सकते हैं। सो 3 फॉर्मेट 3 6 3 9, एक इसको सॉल्व करिए तो इससे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को सॉल्व करिए ना, इसको सॉल्व करके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो वो लास्ट वाला इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर 2 एच सी बाई एम। सो 2 हो गया एच सी बाई एम, और यहाँ पे हो गया लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा बाई लैम्डा लैम्डा नॉट। So V is equal to under root 2 HC lambda naught minus lambda m lambda lambda naught। यह है स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसको आप लिखेंगे स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन में रहता है सब क्वेश्चन। हो गया रिजल्ट फाइनल, कंप्लीट हर्ट्ज का लॉ, लेनार्ड लॉ एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन का लॉ, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी फाइनल। अभी ग्राफ बचा हुआ है, कम से कम 10 ग्राफ, ज़्यादा 15 भी हो सकता है, ग्राफ बचा हुआ है। उसके बाद क्या है, मैं कुछ प्लानिंग बनाऊंगा कि न्यूमेरिकल बनाते समय क्या क्या आपको केयर करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर, अभी फिर मैं एक लेक्चर और रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें मैं ग्राफ समझा देता हूँ, फिर टाइम बचता है तो प्लानिंग भी बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उसका प्लानिंग करेंगे।